केदारनाथ सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी उम्मीदवार। आज आशा अनोटियाल अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और ऊखीमठ तहसील में 12 बजे अपना पर्चा भरेंगे। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का सस्पेंस खत्म करते हुए ऐलान कर दिया है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया। पार्टी ने आशा अनोटियाल को अपने प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी मैदान में उतार दिया। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी और केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब आशा अनोटियाल बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। ऊखीमठ तहसील में 12 बजे अपना पर्चा भरेंगी आशा अनोटियाल। और साथ ही आपको बता दें, पहले विधायक भी रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अपने साथ कैरी करते हैं और साथ ही सीएम धामी उनके साथ उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। आशा अनोटियाल अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे और मुकाबला बेहद ज़्यादा रोमांचक हो चुका है। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है वो नजर आ रहा है। हरीश कन्नेड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल बात करें तो आशा अनोटियाल 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जो मुकाबले को लेकर सस्पेंस था बीजेपी की तरफ से खत्म कर दिया गया। आशा अनोटियाल बीजेपी का चेहरा होंगी केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। हरीश, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, आज जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज नामांकन होना है केदारनाथ उपचुनाव सीट को लेकर के। और खासतौर पर हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जो आशा अनोटियाल हैं, जो पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, 2002 से लेकर के और 2007 तक विधायक रही हैं। और क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई महिला हैं, लगातार लोगों के बीच बनी रहती हैं। खासतौर पर हम क्षेत्रवासियों की बात तो उनका काफी अच्छा रुतबा लोगों के बीच है। और एक साधारण से महिला जो इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतर रही हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए भी ये जो सीट है ये बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि आशा अनोटियाल जो है एक जमीनी नेता है, लगातार लोगों के बीच बनी रहती हैं। और खासतौर पर आज की अगर बात करें बसंत, तो आज उनका नामांकन होना है। ठीक 12 बजे नामांकन पत्र भरा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा दुष्यंत कुमार गौतम जो प्रभारी उत्तराखंड के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे आशा अनोटियाल के फेवर में। जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव लगता है हरीश की पूरे तरीके से नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ठीक ठाक रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इससे पहले की अगर बात करें तो जो सैला रानी रावत हैं वो पूर्व में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही थी। और दूसरी बार की अगर बात करें तो वो बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उसके बाद वो एमएलए बनी थी। लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। और उसके बाद अब की अगर बात करें तो अब आशा अनोटियाल जो हैं, जो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको यहाँ पर पार्टी ने भरोसा जताया है, दोबारा से उनको यहाँ पर टिकट देने का काम किया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बसंत, क्योंकि बहुत धरातली नेता हैं, बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में लोगों की काफी अचीवमेंट भी है। दूसरी तरफ अगर मनोज रावत की अगर बात करें तो वो उनका भी बहुत अच्छा रुतबा इस पूरे क्षेत्र में है, क्योंकि वो इससे पहले भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। और साथ ही साथ उनका इससे पहले भी उनकी जो यहाँ पर है एमएलए बने हुए थे। लेकिन अब की अगर बात करें तो अब भी जिस तरह से कहीं न कहीं जो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए बिल्कुल बहुत चुनौती इस पूरे चुनाव में देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहले भी अभी 2 उपचुनाव उत्तराखंड में हुए थे, मंगलौर सीट पर और बद्रीनाथ सीट पर, जिसमें कि सीधे तौर पे ये देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं जो प्रत्याशियों का जो चयन है भाजपा की तरफ से, वो ठीक तौर से नहीं किया गया। लेकिन इस बार बहुत सोच समझ के ने टिकट चलिए ठीक है, हरीश बने रहेगा हमारे साथ, लगातार जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व एमएलए मनोज रावत को टिकट दिया गया है। आज नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत। दोपहर 12 बजे ऊखीमठ तहसील में नामांकन अपना दाखिल करने वाले हैं। नामांकन के दौरान कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। 12:30 पर ऊखीमठ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। 1 बजे रामलीला मैदान अगस्त मुनि तक रोड शो भी कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से भी अब मनोज रावत का जो नाम है वो फाइनलाइज हो चुका है। दोपहर 12 बजे ऊखीमठ तहसील में नामांकन दाखिल करेंगे।
हरीश कनेडा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी अब नाम का ऐलान हो चुका है, यानी कि अब एक दूसरे का प्रतिद्वंदी कौन है यह पूरे तरीके से जग जाहिर हो चुका है। बिल्कुल वत्सल, देखिए आज दो जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर जो सीधे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कि आपने सामने आज मुलाकात भी होने जा रही है। उखीमठ तहसील में आज नामांकन पत्र भरा जाना है, जिसमें एक तरफ भाजपा की जो प्रत्याशी हैं आशा नोटियाल, वो अपना नामांकन दर्ज करने वाली जी, हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोज रावत, वो भी आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज इस दौरान जो मनोज रावत जब अपना नामांकन भरेंगे, तो कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं इनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद एक रोड शो का भी आयोजन किया जा रहा है। अगस्त्यमुनि में एक रोड शो का भी ऐलान किया गया है। रोड शो यहाँ पर निकाला जाएगा। और जिस तरह से इससे पहले भी जब मनोज रावत इस सीट पर विधायक बने हुए थे, तो उनके द्वारा जो निर्माण कार्य, जो यहाँ पर जो विकास कार्य किए गए, उसका बखान निश्चित तौर पे किया जाएगा। हम्म। लेकिन इस समय की अगर बात, तो आज ठीक 12 बजे अगस्त्यमुनि जो है उखीमठ तहसील में नामांकन पत्र भरा जाना है। और करण महाराज सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, गणेश गोदियाल, वो इस दौरान शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ रोड शो में भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व एमएलए मनोज रावत पर भरोसा जताया गया है, लेकिन बीते कुछ समय में उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला है, चाहे वो लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश कनेडा बात कर ली जाए या फिर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बात कर ली जाए, तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ज्यादा अच्छा तो देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर आजमाइश की जा रही है। यहाँ पर तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव को लेकर गोलबंदी कांग्रेस की तरफ से की गई है। क्या रंग लाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दे कहीं जिस तरह से सरकार को घेरने के लिए, हाँ। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, या पूरे देश दुनिया चलिए, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दाव लगा दिया गया है पूर्व एमएलए पर। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कनेरा, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक दल लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे और इंतजार भी हो रहा था इस चुनाव का। तो बस अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में प्रत्याशियों के नाम का सस्पेंस कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस हाई कमान ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट देने की घोषणा कर दी है। हालांकि इससे पहले भी मनोज रावत का नाम सुर्खियों में था कि प्रत्याशी हो सकते हैं, चर्चाओं में था। और साथ ही अब यह कहा जा रहा था कि मनोज कांग्रेस टिकट देगी, जिसकी अब आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है और पुष्टि भी। टिकट की घोषणा के बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मनोज रावत को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय लिया है। मनोज रावत पहले भी वहां के विधायक रहे और वहां के लोगों से मिलना जुलना उनका रहता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक तरफ जहां पर सिर्फ टव्वल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं। कांग्रेस ने मनोज रावत जी को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय किया है। और मनोज रावत जी पहले भी वहाँ के विधायक, वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ के लोग हैं, उनसे उनका मिलना जुलना है, उनसे उनके बीच में उठते बैठते हैं, उनको जानकारियाँ भी हैं। मुझे लगता है ये करता इंटैक्ट है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी में लोग सिर्फ टोवल हो रही है, आज भी बयान में कुछ देख रहा था, लेकिन वहीं कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं। कांग्रेस ने मनोज जी को अपने प्रत्याशी के तौर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। अब इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट, कांग्रेस कमेटी ने उनके नाम का ऐलान किया। अब इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत की तरफ से बात कही गई है। और साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से कांग्रेस वहां से चुनाव जीतेगी। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि मनोज रावत 2017 में केदारनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने 2022 में भी इस सीट से चुना था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अभी हमारे प्रदेश के उपचुनाव जो केदारनाथ, मनोज रावत जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से, उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के
सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी जी घोषित हो गया है, मैं समझता हूं आज ही उनके नामांकन की तिथि भी तय हो जाएगी। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र दाखिल कर लिया। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे जग जाहिर होंगे। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने यह बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं और साथ ही काउंटिंग हॉल का चयन भी कर लिया गया। अनुश्रवण के लिए 8 सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 90,540 मतदाता है, जिसमें 45,775 मतदाता शामिल हैं और इस वर्ष 9 जुलाई को विधायक शोलावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव हो रहा है। तो विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। आज तक के जो विवरण प्राप्त हो तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया है। ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार से आम जनता परेशान हो चुकी है क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। तो वहीं उन्होंने छात्र संघ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर ये कहा कि सरकार अपनी हठ धर्मिता दिखा रही है और साथ ही अब इसलिए चुनाव को नहीं करवा रही सरकार, क्योंकि एक उनके मन में डर है। और साथ ही उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ये कहा कि बुद्धि के साथ चुनाव लड़ेगी और साथ ही जीतेगी भी। जिस तरीके से मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उसी तरह से कांग्रेस अब एक बार फिर से जीत हासिल करने वाली है। अब कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है और हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के व्यंजन हैं घी मूरा, चावल दाल और दूसरी तरफ खिचवाणी, रायता, अमरूद आदि ये सब परोसे जा रहे हैं और सबको दिवाली की शुभकामना देते हैं। मेरा ख्याल है खाली औपचारिक और पार्टी ने नॉमिनेशन की तैयारियां पूरी कर ली। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। आगामी नवंबर से गोचर मेला मैदान में आयोजित होने जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इस बार राज्य स्तरीय औद्योगिक और सांस्कृतिक पर्यटन विकास गोचर मेला अलग ही अंदाज का और ये मेला आकर्षण का केंद्र रहेगा। मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए अब बेहद ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। आकर्षक झलक मनोरंजन के कार्यक्रम भी इसमें शामिल कराए जाएंगे और साथ ही मेले के दौरान सफाई व्यवस्थाओं में लगे हुए पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले का मुख्य पंडाल और साथ व्यवस्थाओं के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोचर मेला एक ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला है, इसमें सभी का सहयोग बेहद। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से मेले को भव्य और आकर्षक बनाया जाएगा। देखिए, आज जो गोपेश्वर में गोचर मेले के संदर्भ में बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग और समितियों के सदस्य शामिल थे। तो रूपरेखा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई, शौचालयों की व्यवस्था, इन सब विषय। और अब 14 नवंबर को नज़दीक आ गया है और क्योंकि दिवाली का त्यौहार भी है, इसलिए आज ये बैठक संपन्न करा ली गई है। हल्द्वानी शहर में दीपावली त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसे देखते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ गौरव केरार के साथ सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने चलवा कर देखा कि किस तरीके से इंतज़ाम है और साथ ही साथ अग्निशमन विभाग लगातार पटाखों की दुकान और गोदामों का निरीक्षण भी कर रहा है। और इसके बाद ही जानकारी देते हुए सीएफओ गौरव केरार ने बताया कि दीपावली को देखते हुए टेंट हाउस और साथ ही होटल्स, अस्पताल और स्कूल में प्रशिक्षण देने के लिए साथ ही साथ उनका फायर ऑडिट भी किया जा रहा है ताकि सभी को जागरूक भी किया जा सके। साथ ही स्कूलों को मेल भेजकर सभी छात्रों को पटाखों से लगने वाली आग और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जा रही है।
यहाँ पर टोटल पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें पटाखों की और एक गोदाम है, जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ, उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको ऑडिट, फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। और इस बार स्कूलों को भी हमने मेल के थ्रू बोला गया है कि असेंबली में सब बच्चों को बताया जाए फायर के संबंध में और पटाखों। आगामी दीपावली के पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट है। दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि बावजूद इसके प्रशासन के सामने कई तरीके की चुनौतियां भी हैं, जिसमें एक जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बड़ी लकड़ी मंडी है। अब ऐसे में इस लकड़ी मंडी में अगर बात करें तो हल्की से भी अगर आगजनी हो जाए तो पूरे प्रदेश को दहला सकती है। और साथ ही साथ इस चुनौती से निपटने के लिए अब जसपुर पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने जसपुर कोतवाली परिसर में व्यापारी और समाज सेवी लोगों के साथ मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई है। की तरह इस बार भी दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लोग और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई एक तो लाइट, ये सब बता, जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे। और जहाँ बाजार में जो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं कहर बनकर टूटती हैं। कहीं मौत का तांडव देखने को मिलता है तो कहीं भूस्खलन का, तो कहीं पानी का तांडव अपना कहर बरपाता नजर आता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से न जाने कितनी बार उत्तराखंड चूर चूर हुआ है। सरकार आती है जाती है, लेकिन कोई भी ठोस रणनीति नहीं बन पाई अभी तक। लेकिन इस बार धामी सरकार की अगर बात करें तो धामी सरकार ने अधिकारियों के साथ मिलकर आपदाओं से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। वह कहीं हद तक सफल भी रहा है और इस बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्तराखंड में जनहानि के ग्राफ में काफ़ी कमी आई है। अभी भी आपदाओं के नुकसान की भरपाई प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है और इस पर नज़र घूमने के लिए अब राज्य मंत्री विनय रोहेला कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं। आपको बता दें कि जहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन करना और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आपदा जैसे बिंदुओं पर चर्चा भी की है। मैं लगातार कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि, अनेक प्रकार के जो नुकसान हुए हैं, उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे आप जनता। नमस्कार।